हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हम टॉपिक कर रहे हैं और उसमें हमने पढ़ा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि कंपेयर किया था कि क्या मैनेजमेंट हमारा आर्ट है, क्या मैनेजमेंट हमारा साइंस है। और आज जो हम डिस्कशन करेंगे, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन से कंपैरिजन करेंगे मैनेजमेंट का और ये देखेंगे, फाइंडिंग्स करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स प्रोफेशन के हमारे मैनेजमेंट से मैच करते हैं। और लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि क्या मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। So the topic of today is nature of management as a profession. तो बच्चों, हम आज इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक स्टोरी आपको शेयर करेंगे जो आपको आई होप बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही इंस्पिरेशनल और स्टोरी है। हमारे शायद आप फोटो देखकर ही पहचान। तो स्टोरी पढ़ेंगे हम, धीरू भाई अंबानी की सफलता की कहानी। तो धीरू भाई अंबानी के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक धीरू भाई अंबानी की सफलता की कहानी। धीरू भाई का जन्म दोस्तों धीरू भाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरबाड़ गांव में हुआ था और उनका असली नाम धीरज लाल गोवर्धन दास अंबानी था। धीरू भाई के पिता धीरज लाल गोवर्धन दास अंबानी एक स्कूल के मास्टर थे और उनकी माँ हाउसवाइफ। तो जैसा कि पता चल रहा है कि वो टीचर थे और उनकी मदर हाउसवाइफ थी, तो डेफिनेटली उनका जो परिवार की फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी जब उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत। धीरूभाई की पढ़ाई दोस्तों धीरूभाई ने अपनी शुरुआत की पढ़ाई बहादुर काजी हाई स्कूल से की। लेकिन दोस्तों धीरूभाई का मानना था कि पढ़ाई के साथ पैसे कमाने का भी कनेक्शन नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का फैसला किया और पढ़ाई छोड़ने के बाद पकौड़े बेचना शुरू कर दिए। धीरूभाई का मानना था कि पैसे से पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमा सकता है। तो उनकी सोच आप देख रहे हैं ना। एक हम सक्सेसफुल पर्सन की बात कर रहे हैं जो छोटे से लेवल पर एक टॉप लेवल पर पहुंचा। तो उनकी जो बचपन से सोच थी वो क्या थी कि पढ़ाई के साथ कमाने का कोई कोरिलेशन नहीं है, दोनों पैरेलल प्रोसेस हो। उनकी पढ़ाई हाई स्कूल तक भी नहीं हो पाई। ठीक है, हाई स्कूल किया उन्होंने और पढ़ाई ज्यादा नहीं करी। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, पढ़ाई ज्यादा नहीं करी, एक पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे, पढ़ाई भी ज्यादा नहीं करी। पकौड़े बेचने के बाद क्या किया उन्होंने, शुरुआत करी पकौड़े की दुकान से। ओके, कुछ सालों तक पकौड़े बेचने के बाद साल 1948 में 16 साल की उम्र में वो अपने भाई रमणिक लाल की सहायता से अपने एक दोस्त के साथ यमन के एंडेसर एंडेसर काम करने चले गए। एंडेसर पहुंचकर उन्होंने पहले पेट्रोल पंप पर काम किया। वह अपने दिन भर का काम के बाद भी कोई ना कोई पार्ट टाइम काम करते थे, जिसकी वजह से उनके साथियों में उनके पास सबसे ज्यादा पैसे हुआ करते थे। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था और कि उन्हें अगर अमीर आदमी बनना है तो खुद का बिजनेस शुरू करना है और बिजनेस के लिए पैसे तो चाहिए होंगे। कई जगह पर काम करने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपने काम में कमी नहीं की और पूरी मेहनत और लगन से अपने कार्य को पूरा किया। इसीलिए काम से शुरू खुश होकर कंपनी के मालिक ने धीरू भाई को मैनेजर बना दिया। लेकिन अब धीरू भाई अंबानी यमन में रह रहे थे। उसके कुछ समय बाद यमन में आजादी के कुछ के लिए आंदोलन शुरू हो गए, जिसकी वजह से वहां रह रहे भारतीयों के लिए व्यापार के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। और फिर उसके बाद धीरू भाई अंबानी को 1962 में यमन से लौटा। तो वो उन्होंने यहाँ से यमन जाकर एक पेट्रोल पंप पे काम किया। पेट्रोल पंप में भी वो पेट्रोल पंप पे काम करने के बाद भी कई सारे पार्ट टाइम काम करते थे। ठीक है,
बहुत ही ऑनेस्ट थे, बहुत ही जुझारू थे, कर्मठ थे, तो इसकी वजह से वो एक मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचे। ठीक है, उसके बाद इंडिया वापस आ गए यमन से और उन्होंने रिलायंस कंपनी की शुरुआत। इंडिया में आने के बाद धीरू भाई अंबानी के पास ना कोई नौकरी थी और ना ही कोई कारोबार की शुरुआत करने के लिए पैसा। ऐसे में उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपक लाल दमानी के साथ मिलकर मसाले और पॉलिस्टर का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद उन्होंने महज 15,000 रुपए की राशि के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से ऑफिस के साथ की थी। लेकिन इस बिजनेस में धीरू भाई को अपने परिवार का कोई भी सपोर्ट नहीं मिला था। ठीक है, उन्होंने अपने जो भाई थे चंपकलाल जी, उनके साथ एक मसाले का काम शुरू किया और पॉलिस्टर का काम शुरू किया। एक छोटा सा 15,000 रुपए की राशि से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। 3 कुर्सी और एक टेबल और एक टेलीफोन था। पॉलिस्टर के कपड़े सस्ते, अब उनके कपड़े की जो क्वालिटी थी उससे उन्होंने बूम कर दिया। और उनके ऑफिस में 3 कुर्सी और एक टेबल और एक टेलीफोन था। पॉलिस्टर के कपड़े सस्ते और टिकाऊ होने की वजह से लोग उनको काफी ज्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि ये सस्ता और टिकाऊ था और इसमें चमक होने की वजह से, पुराने के होने के बाद भी ये नया जैसा दिखाई देता था और लोगों द्वारा पसंद किए जाने की वजह से जल्दी उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया, जिसका बिजनेस काफी बड़े लेवल पे चला गया और उस समय उनकी कंपनी का 70 करोड़ का टर्नओवर मिला था। लेकिन फिर कुछ सालों बाद धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यवसायिक साझेदारी 1965 में समाप्त हो गई। शुरुआत कितने से करी थी? 1962 से छोड़कर आए थे और 1965, 1962, 3 साल। कितने से शुरुआत करी थी? 15,000 रुपए से। कहाँ तक पहुंच गए? 70 करोड़ का टर्नओवर। ठीक है, 70 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंच गए थे 3 साल में। उसके बाद उन्होंने अपने भाई से छोड़ दिया, रिलायंस इंडस्ट्री बनाई। रिलायंस इंडस्ट्री मैं देख रही हूँ, जब ये मैंने क्लिप निकाली है विकिपीडिया से। पॉपुलरली नोन एज धीरूभाई अंबानी, 28 दिसंबर 1932 को जन्म हुआ, 2002 को चले गए। was a successful Indian business tycoon who founded Reliance Industries. Ambani took Reliance public in 1977। 1977 में उन्होंने रिलायंस पब्लिक स्टार्ट की थी and was worth $25.6 billion upon his 25.6 बिलियन पर उन्होंने अपनी कंपनी को छोड़ा था जब उनकी। तो ये सक्सेसफुल स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, अब इसको हम कोरिलेट करेंगे अपने मैनेजमेंट के हिस्से से और आपको पता चलेगा कि क्या हमारा मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी स्टोरी। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक। तो टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं? प्रोफेशन यानी व्यवसाय। मैनेजमेंट मीन्स द पावर ऑफ लीडिंग। A profession may be defined as an occupation that requires specialized knowledge and intensive academic preparations, to which entry is regulated by representative body. तो प्रोफेशन क्या है? कोई एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जो कि एक एकेडमिक प्रिपरेशन से आती है। ठीक है, तो अब उसके क्या क्या एसेंशियल प्रोफेशन में क्या क्या एसेंशियल्स होता है, क्या क्या जरूरी है एक प्रोफेशन होने के। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें, द फर्स्ट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। कोई भी प्रोफेशन करने के लिए डेफिनेटली कोई भी प्रोफेशन हो, जैसे कोई वकील का कोई प्रोफेशन है, कि डॉक्टर का प्रोफेशन है, सीए के प्रोफेशन है, तो ये सारे प्रोफेशन होने के लिए कोई एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है। तो डेफिनेटली कोई भी काम करेंगे मैं, तो उसमें एक नॉलेज का, स्किल्स का होना जरूरी है। तो हम प्रोफेशन की लैंग्वेज में बात करें, a profession must have a systematic body of knowledge that can be used for development of professions। तो एक कोई ना कोई सिस्टमैटिक नॉलेज होनी जरूरी है।
Every professional must make deliberate efforts to acquire expertise in the principles and techniques. तो उसके कुछ principles होते हैं, कुछ techniques होती हैं, तो उनके बेस पर हम कहते हैं कि प्रोफेशन को स्टैंड मिलता है, प्रोफेशन उसके बेस पर होता है, यानी स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट में भी स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है। Similarly, a manager must have devotion and involvement to acquire expertise in the science of management. Definitely, management में भी एक specialized, particular, personalized knowledge भी जरूरी है। बिना knowledge के कोई भी मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता। धीरूभाई अंबानी के केस में हमने पढ़ा, he was very skillful person. उन्हें ये पता था कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है ना। So he has a perfect knowledge. उन्होंने अपने कपड़े की क्वालिटी को क्वांटिटी में ऐसा परफेक्ट मेजरमेंट किया कि उनका जो रिलायंस इंडस्ट्री, जो कपड़े की इंडस्ट्री थी, वो छोटी इंडस्ट्री से बहुत जल्दी बहुत बड़ी। सो एक डेफिनेटली एक स्पेशलाइज नॉलेज जरूरी है प्रोफेशन में भी और मैनेजमेंट। लेकिन आते हैं प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री से क्या मतलब है? द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। प्रोफेशन में कोई ना कोई एक एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है या कोई एक एजुकेशनल डिग्री लेनी पड़ती है। जैसे अगर हम कहें डॉक्टर की डिग्री तो MBBS की डिग्री लेनी होगी, अगर हम कहें वकील है तो उसको डेफिनेटली लॉ की डिग्री लेनी होगी, CA है, CS है। तो फॉर एग्जाम्पल, टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया, कैंडिडेट हैज टू क्लियर अ स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड। चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए हमको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड की जो एग्जामिनेशन है उसको पास करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने काला कोट पहना और मैंने एक अच्छा सा ऑफिस बनाया और मैं बन गई वकील। नहीं, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड डिग्री की जरूरत है, उसके लिए एग्जामिनेशन पास करने होंगे, राइट। तो ऐसे ही नहीं बन सकते। सो प्रोफेशन के लिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। लेकिन क्या धीरूभाई अंबानी ने कोई प्रोफेशनल डिग्री ली थी? तो अब मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इट डज नॉट restrict the entry in managerial job for account of one standard quality. तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट करने के लिए कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये हमारी स्किल से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी मैनेजमेंट का। तो आई थिंक ये मैच नहीं होता है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट में नहीं। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, then all profession are affiliated to a professional association which regulates entry, grants certificates for practice and formulates and enforces a code of conduct. तो जितनी भी प्रोफेशन डिग्री होती हैं, प्रोफेशंस होते हैं, वो किसी ना किसी एसोसिएशन से एसोसिएटेड होते हैं, और जो एसोसिएशन कुछ रूल्स बनाती है, कुछ उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है, कुछ उनको कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, a CA cannot audit the accounts unless he has acquired a degree of diploma of CA. जैसे कि कोई एक CA है, वो आपके अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कर कोई भी अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कर सकता। मैं चाहूँ कि मैं अकाउंट्स का ऑडिट करने की अथॉरिटी ले लूँ, नहीं, आई कैन नॉट। अगर जब तक मेरे पास CA की डिग्री नहीं है तो मैं नहीं कर सकती। और CA की डिग्री कैसे मिलेगी? टू बी एबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया, हाँ, जिस तरीके से इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, टू बी एबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया, लॉयर हैव टू बिकम मेंबर ऑफ बार काउंसिल। जैसे वकीलों को प्रैक्टिस करने के लिए बार काउंसिल एक रेगुलेटरी है, उसकी अथॉरिटी लेनी पड़ती है, और बार काउंसिल एक सर्टिफिकेट देता है दैट यू आर ऑथराइज्ड फॉर
doing law, doing the whatever, आप लॉयर बन सकते हैं, है ना। तो ये क्या करती है, इंडियन लॉयर के लिए बार काउंसिल बार काउंसिल की अथॉरिटी लेनी पड़ती है लॉयर बनने के लिए। तो इसी तरीके से सीए बनने के लिए देते हैं ICAI अथॉरिटी देती है, और सीएस बनने के लिए ICSI देती है। तो ये क्या है, रेगुलेटरीज है, ये क्या करती हैं, ये एफिलिएशन देती हैं और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बताती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कुछ रेगुलेशंस बनाती हैं कि ये काम आपको करना है, आप अगर इस प्रोफेशन में आ रहे हैं तो ये काम आप कर सकते हैं और ये काम आप नहीं कर सकते, अगेंस्ट, और इसके अगेंस्ट उन पर एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर उस चीज को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए एक्शन भी ले सकती है ये अथॉरिटीज, राइट। तो लेकिन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन की, कोई भी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने बताया, आपको धीरू भाई अम्बानी की कहानी बताई, तो धीरू भाई अम्बानी के पास कोई हाई स्कूल की डिग्री के अलावा कोई और स्पेशल सर्टिफिकेशन नहीं था, बल्कि बिकम इतने बड़े मैनेजमेंट में अगर उनका नाम लिया जाए, उन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री को सेटअप किया। तो यहाँ मैनेजमेंट के केस में प्रोफेशनल एसोसिएशन की जरूरत नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट, तो प्रोफेशन में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक रूल बुक कि आपको ऐसे फॉलो करना है, राइट। तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन have to abide by a code of conduct which contains certain rules and regulations, norms and of honesty, integrity and special ethics. तो जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें जो रेगुलेटरी एसोसिएशन वगैरह जो भी होती हैं वो क्या करती है, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कुछ नियमावली, कुछ रूल बुक बनाती है, और वो कहती है कि आपको ऐसे काम करने हैं, ऐसे काम नहीं करने हैं। जैसे कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे कि एक लॉयर को बोला जाता है कि आपको आपको अपने क्लाइंट को सही राह दिखानी है। आप ऐसा ना करें कि अपने इंटरेस्ट की वजह से आप उसको मिसगाइड करें, आपको मिसगाइड बिल्कुल नहीं करना है। आपको कोई मतलब आपको प्रचार प्रसार नहीं करना है अपने नेटवर्क में कि आपके जो नेचुरल तरीके से आपके पास कोई आता है तो उसको आपको फॉलो अप करना है, और आपको ऑनेस्टी रखनी है, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं वो बड़ी ही ईमानदारी से करना है। तो ये सब कुछ एथिक्स होते हैं जो रेगुलेटरी उसको बनाती है कि ये आपके कोड ऑफ, ये रूल्स हैं, आपको ये फॉलो करने होंगे, है ना। जैसे डॉक्टर्स का है, डॉक्टर्स को हम डॉक्टर्स को कहते हैं, कहा जाता है जो एसोसिएशन होती है तो ओथ दिलाई जाती है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने पेशेंट को सेव करेंगे, है ना। तो ये कई सारे कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स बनाते हैं जो, ठीक है, प्रोफेशन। A code of conduct is enforced by representative association to ensure self discipline. तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वो जो पर्टिकुलर एसोसिएशन से एसोसिएटेड होते हैं वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए। Any member violating the code of conduct can be punished and his membership can be withdrawn. अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर जाता है बंदा तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट, उसको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। जैसे डॉक्टर्स का मैंने बताया कि डॉक्टर्स को बड़ा जब अपने पेशेंट्स को देखते हैं तो उनको बहुत ही ईमानदारी से उन्हें देखना है, सिंपैथिक देखना है। ऐसा ना हो कि वो ये मॉनेटरी बेनिफिट चाहें और मॉनेटरी बेनिफिट की वजह से अपने पेशेंट को मिसगाइड करें। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने देखा है ना कि डॉक्टर्स की भी जो है अथॉरिटीज को वापस ले लिया जाता है। तो ये जो मतलब उनको पनिश किया जा सकता है या कोई गलत काम करता है,
जैसे वो आजकल चल रहा है, आजकल पॉपुलर हो होता है ना, भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, या कोई गलत काम, कोई ऑर्गन चोरी हो जाते हैं, तो मतलब अगर कोई डॉक्टर इस तरीके का काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको पनिश किया जाता है. So these all are the code of conduct. For example, an Institute of Chartered Accountant of India establishes the administers standard of competence for the auditors. All doctors take the oath of ethical practice at the time they enter in the profession. ना तो वो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं. लेकिन मैनेजमेंट में द AIMA has prescribed a code of conduct for the managers. AIMA एक एसोसिएशन है जो मैनेजर्स को प्रिस्क्राइब करती है कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन it has no right to take legal action against the manager who violates. लेकिन अगर कोई मैनेजर उसको वायलेशन करता है उसके रूल्स का, तो कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता AIMA. लेकिन AIMA का रजिस्ट्रेशन भी कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे मैनेजर्स को AIMA का रजिस्ट्रेशन देना है. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है. तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट के केस में नहीं होता है, कोई रेगुलेशंस नहीं होती. जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा कि उन्होंने स्टार्टिंग में पकोड़े की दुकान करी धीरू भाई अंबानी ने, और पकोड़े की दुकान से फिर उन्होंने दूसरी कंपनी स्टार्ट करी रिलायंस, फिर उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ स्टार्ट किया कपड़े का काम, फिर वो उससे भी अलग हो गए, फिर दूसरी अपनी कंपनी इंडिपेंडेंटली उन्होंने सेटअप करी, है ना. तो इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था, कोई रेगुलेशंस नहीं थे, राइट. तो मैनेजमेंट के केस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता. तो ये भी जो रूल है वो मिसमैच होता है प्रोफेशन और मैनेजमेंट. अब नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस मोटिव. So profession, the basic motive of profession is to serve the clients serve their clients interest by rendering dedicated and committed service. प्रोफेशन के अंदर ये देखा जाता है कि मोस्टली सर्विसेज को दिया जाता है. तो जो इंटरेस्ट होता है एक किसी भी प्रोफेशनल का, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर सर्विस को लेकर होता है. जैसे कि द टास्क ऑफ अ लॉयर is to ensure that his client gets justice. तो जो लॉयर का काम है वो क्या है कि अपने क्लाइंट को जस्टिस देना, ना कि पैसे कमाना. मतलब उनका जो फोकस होता है वो सर्विस ओरिएंटेड. डॉक्टर का काम क्या है, पेशेंट को देखना, उसको क्योर करना, है ना. ये नहीं है कि पैसे को देखना है, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं देखना है. एक सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं किसी भी प्रोफेशन को. लेकिन मैनेजमेंट के केस में द अल्टीमेट गोल ऑफ बिजनेस इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड नॉट सोशल वेलफेयर. लेकिन मैनेजमेंट के केस में, बिजनेस मैनेजमेंट के केस में कहा जाता है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, अल्टीमेट गोल ऑफ बिजनेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. प्रॉफिट को बढ़ाना है, इस तरीके का मैनेजमेंट करना है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो एंड नॉट सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर नहीं होती मैनेजमेंट के केस में. दैट इज व्हाई Helms has rightly remarked the slogan of management is becoming he who serves best also profit most. मैनेजमेंट अच्छा क्या है, जो भी सर्व भी करे अच्छा और प्रॉफिट भी, है ना. तो बेसिकली मैनेजमेंट जो देखा जाता है वो मैनेजमेंट मैक्सिमाइज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है. तो ये सारे थे प्रोफेशन और मैनेजमेंट के कंपैरिजन, जिसमें हमने देखा फर्स्ट हमारा स्पेशलाइज नॉलेज. तो स्पेशलाइज नॉलेज प्रोफेशन में भी होती है, मैनेजमेंट में भी होती है. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रोफेशन में होती है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं होती. इसके लिए कोई पर्टिकुलर एजुकेशन की जरूरत नहीं है. उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन, मतलब किसी भी रेगुलेटरी से अटैच होने की जरूरत नहीं है मैनेजमेंट के केस में. कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं होता मैनेजमेंट के केस में. सर्विस मोटिव नहीं होता. मॉनेटरी बेनिफिट को प्रायोरिटी दी जाती है मैनेजमेंट के अंदर. तो जैसे हमने देखा कि अच्छा मैनेजर के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, वो अपनी स्किल्स पर
स्किल्स के बेस पर, अपनी क्वालिटी के बेस पर आगे बढ़ता है। जैसे कि धीरू भाई अंबानी की स्टोरी हमने सुनी और एक उनसे इंस्पिरेशन भी ली कि काम करें, ईमानदारी से करें और आगे बढ़ें। तो कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा? मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ द प्रोफेशन, हाउएवर इट डज हैव सम ऑफ द फीचर ऑफ द प्रोफेशन। कुछ फीचर्स तो है लेकिन सारे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है, राइट। हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। सो आई होप यू लाइक माय वीडियो, और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए। आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए। थैंक यू सो मच।